तारीख 8 मार्च 2014। मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370, जिसे लोग आकाश का राजा कहते थे, कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए उड़ान भर चुकी थी। बोइंग 777 मॉडल के इस विमान में 225 यात्री और 9 क्रू सदस्य यानी कुल 234 लोग सवार थे। रात के 12:41 हो रहे थे और विमान दक्षिण चीन सागर के ऊपर 8,300 फीट की ऊंचाई पर शांति से उड़ रहा था। विमान की कमान अनुभवी कैप्टन जहारी अहमद शाह के हाथों में थी और उनके साथ को पायलट फारिक अब्दुल हमीद अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रहे थे। कॉकपिट में सब कुछ सामान्य था। बाहर सितारों से भरा आसमान था और नीचे गहरा समंदर। यात्रियों में कुछ लोग सो रहे थे, कुछ अपनी मंजिल के सपने देख रहे थे और कुछ हेडफोन लगाए संगीत सुन रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात होने वाली थी। उड़ान के लगभग 1 घंटे बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC के रडार पर एक छोटा सा मैसेज फ्लैश हुआ, टेक्निकल फॉल्ट। विमान की कुछ मशीनें अचानक काम करना बंद कर चुकी थीं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक एक करके विमान के ज्यादातर सिस्टम फेल होने लगे और फिर कॉकपिट के अंदर एक छोटा सा धमाका हुआ। एक अजीब सी गंध वाली गैस तेजी से फैलने लगी। ये एक जहरीली गैस थी जिसने दोनों पायलटों को कुछ ही सेकंड में बेहोश कर दिया। वे ATC को इमरजेंसी संदेश भेजने की कोशिश कर ही रहे थे कि विमान रडार की दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो गया। कॉकपिट का दरवाजा अंदर से बंद था और उसे बाहर से खोलने का कोई रास्ता नहीं था। विमान के अंदर बैठे यात्रियों को जब झटके महसूस हुए तो चीख पुकार मच गई। लोगों ने कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो लोहे की दीवार की तरह मजबूत था। प्लेन अब ऑटो पायलट मोड पर था, अपनी पूरी रफ्तार से एक अनजान दिशा में उड़े जा रहा था। विमान में 49,100 किलो फ्यूल था, जो उसे लगभग 8 घंटे तक हवा में रख सकता था। धीरे धीरे वो जहरीली गैस केबिन में भी फैलने लगी और एक एक करके सारे यात्री बेहोश होने लगे। घंटों तक, मीलों तक वो बेकाबू विमान एक भूत की तरह अनजान समंदर के ऊपर उड़ता रहा। सुबह के 5:40 पर लगभग 5 घंटे की बेहोशी के बाद कॉकपिट में कैप्टन जहारी को होश आया। उनका सिर दर्द से फटा जा रहा था। जब उन्होंने बाहर देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों ओर जहां तक नजर जा रही थी सिर्फ नीला समंदर था। दूर दूर तक जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। डैशबोर्ड पर जलती बत्तियां बता रही थीं कि प्लेन का फ्यूल कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाला है। उनके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता था, मौत। उन्होंने कांपते हाथों से इंटरकॉम पर घोषणा की, हम क्रैश करने वाले हैं। इस आवाज ने बेहोश पड़े यात्रियों को जगा दिया। प्लेन के अंदर का दृश्य दिल दहला देने वाला था। लोग चीख रहे थे, रो रहे थे। कोई अपने भगवान को याद कर रहा था, कोई अपने बच्चों की तस्वीरें सीने से लगाए हुए था। कैप्टन ने अपनी पूरी हिम्मत लगाकर प्लेन को पानी पर उतारने की कोशिश की, लेकिन यह लगभग नामुमकिन था। सब समझ चुके थे कि उनके जीवन के बस कुछ ही पल बचे हैं। सब शांत हो गए, एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और अपनी आंखों में मौत का इंतजार करने लगे। विमान जब समंदर की सतह से टकराने वाला था, उससे 1 मिनट पहले का वो दृश्य, वो खामोशी, हवा में सिर्फ सिसकियों की आवाज थी जो बता रही थी कि 234 जिंदगियां एक साथ खत्म होने वाली हैं। कैप्टन ने आखिरी निर्देश दिया, सब लोग लाइफ जैकेट पहन लो और दरवाजे के पास आ जाओ। एक एक करके लोग कांपते हुए दरवाजे से समंदर में कूदने लगे और जैसे ही आखिरी इंसान कूदा, विमान एक जोरदार धमाके के साथ समंदर में समा गया। एक आग का गोला उठा और प्लेन के हजारों टुकड़े पानी में बिखर गए। कैप्टन जहारी और को पायलट फारिक उस दुर्घटना में मारे गए, लेकिन बाकी सभी यात्री जिंदा थे। वे प्लेन के टूटे हुए टुकड़ों को पकड़कर उस ठंडे भयानक समंदर में तैर रहे थे। एक एक टुकड़े पर 10-10 लोग किसी तरह चिपके हुए थे, इस उम्मीद में कि शायद कोई उन्हें बचा लेगा। पर चारों ओर सिर्फ मौत का समंदर था और लहरें उन्हें एक अनजान भविष्य की ओर बहाए ले जा रही थीं। समंदर की लहरें किसी खिलौने की तरह उन लोगों को बहा रही थीं। पहले ही दिन भूख, प्यास और ठंड से 10 लोगों ने दम तोड़ दिया। बाकी लोग हिम्मत जुटाए एक दूसरे को ढाढ़स बंधा रहे थे। उन्हें भरोसा था कि वे बचकर लौटेंगे। पूरी रात उन्होंने चांदनी में काटी, अपनी मौत को पीछे छोड़ते हुए। फिर सुबह हुई। यात्रियों में से एक, जिसका नाम आरव था, उसके पास एक दूरबीन थी। वो लगातार दूरबीन से चारों ओर देख रहा था, जमीन के एक छोटे से टुकड़े की तलाश में। और तभी किस्मत ने जैसे एक पल के लिए उनका साथ दिया। सुबह की पहली किरण के साथ आरव को दूर एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। उसकी आवाज में एक नई उम्मीद थी जब वो चिल्लाया, जमीन, सामने जमीन है। सब लोगों ने उस दिशा में देखा। वह छोटा सा, बहुत छोटा सा द्वीप था, जैसे समंदर के बीच किसी ने रेत का एक टुकड़ा फेंक दिया हो।
सब लोग अपनी बची खुशी ताकत लगाकर उस द्वीप की ओर बढ़ने लगे। कई घंटों की मशक्कत के बाद जब वे किनारे पर पहुंचे तो उनकी उम्मीद एक भयानक झटके में बदल गई। वह द्वीप सिर्फ 83 मीटर के गोलाकार एरिया में फैला हुआ था, यानी इतना छोटा कि आप एक कोने से दूसरे कोने तक दौड़ भी नहीं सकते। उस द्वीप पर सिर्फ 2 नारियल के पेड़ थे और चारों ओर रेत। ना कोई जंगल, ना कोई जानवर, ना पीने के पानी का कोई स्रोत। 200 से ज्यादा लोगों के लिए यह जगह किसी खुली जेल से कम नहीं थी जो कभी भी समंदर की एक बड़ी लहर के नीचे समा सकती थी। वे यहाँ फंस चुके थे, एक ऐसी जगह पर जहां जिंदगी मौत से भी बदतर होने वाली थी। उन्होंने घायलों की देखभाल शुरू कर दी, अपने कपड़े फाड़कर पट्टियां बनाई, लेकिन सबके मन में एक ही सवाल था, हम यहाँ जिंदा कैसे रहेंगे। दूसरे दिन की सुबह सूरज आग उगल रहा था। धूप से बचने के लिए लोगों ने अपने सर पर कपड़े बांध लिए। असली लड़ाई अब शुरू हुई थी, प्यास की लड़ाई। नमकीन पानी पीकर कुछ लोग और बीमार पड़ गए। सबकी नजरें उन 2 नारियल के पेड़ों पर टिकी थीं, लेकिन उन पर चढ़ना खतरनाक था। एक नौजवान हिम्मत दिखाई और अपनी बेल्ट की मदद से पेड़ पर चढ़ने लगा। कई बार फिसलने के बाद आखिरकार वो कुछ नारियल तोड़ने में कामयाब हो गया, लेकिन वो नारियल 200 लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर थे। पानी के बंटवारे को लेकर पहली बार लोगों में तनाव दिखा। यह तय हुआ कि पहले बच्चों और घायलों को पानी दिया जाएगा। रात में ठंडी हवाएं चलने लगी तो सबने लाइफ जैकेट और सीट कुशन से एक गोल घेरा बनाकर एक दूसरे से सटकर रात बिताई, ताकि शरीर की गर्मी बनी रहे। अगले दिन उन्होंने रेत पर बड़े बड़े अक्षरों में SOS लिखा और प्लेन के चमकदार टुकड़ों को इस तरह सेट किया कि सूरज की रोशनी पड़ने पर वो चमके और शायद किसी की नजर पड़ जाए। उन्होंने मलबे से तार, पाइप और सीट बेल्ट इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एक नियम बनाया गया, पानी सबसे पहले। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए प्लास्टिक शीट से टेंट जैसी संरचना बनाई गई। सब जानते थे कि एक एक बूंद कीमती है। चौथे दिन जब समुद्र की लहरें पीछे हटी तो छोटे छोटे गड्ढों में कुछ केकड़े और शंख दिखाई दिए। लोगों की आंखों में चमक आ गई। प्लेन के नुकीले टुकड़े से चाकू बनाया गया और सीट बेल्ट की मदद से एक छोटा जाल तैयार किया गया। उस दिन पहली बार उन्होंने आग पर पका हुआ कुछ खाया। पत्थर गर्म करके उस पर केकड़ों को सेका गया, लेकिन ये खाना भी बहुत कम था। धीरे धीरे जिंदगी एक भयानक रूटीन में ढलने लगी थी, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। दोस्तों, इन लोगों की ये दिल दहला देने वाली लड़ाई हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी कीमती है। अगर आपको मेरी कहानी सुनाने का तरीका पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचाने की हिम्मत देता है। और हाँ, कमेंट सेक्शन के बगल में एक नया हाइप का ऑप्शन है, उसे भी जरूर दबाइए ताकि ये कहानी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अब चलिए वापस चलते हैं उस भयानक द्वीप पर। देखते देखते 1 महीना बीत गया। इस 1 महीने में बाहरी दुनिया में MH370 को खोजने के लिए इतिहास का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया। $35 मिलियन खर्च कर दिए गए। समंदर की गहराइयों को छान मारा गया, लेकिन उन्हें विमान का कोई सुराग नहीं मिला। और यहाँ एक छोटे से द्वीप पर 200 से ज्यादा लोग हर दिन मौत से लड़ रहे थे। उन्होंने काम बांट लिए थे। कुछ लोग पानी का इंतजाम करते, कुछ लोग मछली पकड़ने की कोशिश करते और कुछ लोग मलबे से बने शेल्टर को मजबूत करते। लेकिन संसाधनों की कमी अब भयानक रूप ले चुकी थी। एक संक्रमित घाव की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई और ये पहली मौत थी जो दुर्घटना के बाद बीमारी से हुई थी। इससे लोगों में डर और बढ़ गया। नेतृत्व को लेकर 2 गुटों में झगड़ा होने लगा। एक गुट का मानना था कि सबको बराबर राशन मिलना चाहिए, जबकि दूसरे का कहना था कि जो ज्यादा मेहनत करता है उसे ज्यादा मिलना चाहिए। द्वीप के 2 कोनों पर 2 अलग अलग समूह बन गए और उनके बीच बातचीत लगभग बंद हो गई। एक दिन समंदर की लहरों के साथ बहकर एक बड़ा सा कछुआ किनारे पर आ गया। कई हफ्तों बाद लोगों को मांस का एक बड़ा टुकड़ा मिला था, लेकिन उसे बांटने को लेकर दोनों गुटों में ऐसी भयानक लड़ाई हुई कि वो कछुआ लगभग बर्बाद हो गया और किसी को भी ढंग से खाने को नहीं मिला। इंसानियत धीरे धीरे दम तोड़ रही थी। भूख और हताशा लोगों को जानवर बना रही थी। लगभग 2 महीने बीत चुके थे। आबादी घटकर 100 के करीब रह गई थी। मौत अब एक आम बात हो गई थी। हर सुबह लोग उठते और देखते कि रात में कौन कौन मर गया। इसी निराशा के बीच आशा की एक छोटी सी किरण फूटी। एक दिन 121वें दिन आसमान में दूर एक जेट विमान की पतली सी लकीर दिखाई दी। सब लोग पागलों की तरह चिल्लाने लगे, अपने बनाए हुए रिफ्लेक्टर से सिग्नल देने लगे। आग जलाकर धुआं करने की कोशिश की, लेकिन वो विमान बहुत दूर था, बहुत ऊंचा था। कुछ ही मिनटों में वो नजरों से ओझल हो गया। वो उम्मीद जो एक पल के लिए आसमान में जगी थी, वो फिर से समुद्र में डूब गई। इस घटना ने लोगों को तोड़ कर रख दिया। कुछ लोग तो मानसिक संतुलन भी खोने लगे। देखते देखते 1 साल बीत गया। अब द्वीप पर लगभग 70 लोग बचे थे। वे खुद को द्वीप के लोग कहने लगे थे।
बाहरी दुनिया की यादें धुंधली पड़ने लगी थीं। दुर्घटना के समय जो बच्चे थे वे अब किशोर हो चुके थे। उनके लिए ये द्वीप ही उनकी दुनिया थी। उन्होंने नारियल के रेशों से रस्सी बनाना और उसके खोल से बर्तन बनाना सीख लिया था। वे मौसम का मिजाज समझने लगे थे। दूसरे साल के अंत तक उनके लगाए गए पहले नारियल के पेड़ में फल आया। उस दिन को एक त्योहार की तरह मनाया गया। ऐसा लगा जैसे जिंदगी पटरी पर लौट रही है। चौथे साल में द्वीप पर पहले बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुपोषण की शिकार मां का बच्चा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सका। ये एक और दर्दनाक झटका था। समय बीतता गया। लोगों की भाषा, उनके रहने का तरीका, सब कुछ बदलने लगा। पुरानी पीढ़ी के लोग एक एक करके मरते जा रहे थे और नई पीढ़ी जिसे पुरानी दुनिया की कोई याद नहीं थी, वो अब बड़ी हो रही थी। छठे साल में नई पीढ़ी के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष शुरू हो गया। नारियल के पेड़ों पर किसका हक होगा, इसे लेकर फिर से लड़ाइयां होने लगी। इतिहास खुद को दोहरा रहा था। 7वें साल तक एक नई और भयानक समस्या ने जन्म लिया। उस छोटे से द्वीप की रेतीली मिट्टी की उर्वरता खत्म होने लगी थी। नारियल के पेड़ कमजोर होने लगे, उनमें फल कम लगने लगे, नए पौधे भी ठीक से बढ़ नहीं पा रहे थे। 8वें साल में भोजन की कमी फिर से लौट आई। भूख और कुपोषण ने लोगों को फिर से कमजोर करना शुरू कर दिया। उनकी रोग से लड़ने की क्षमता खत्म हो चुकी थी। एक मामूली सा घाव भी अब जानलेवा साबित हो रहा था। तूफानों ने द्वीप के किनारों को काटना शुरू कर दिया था। उनका 83 मीटर का घर अब और छोटा हो रहा था। एक दिन एक भयानक तूफान में 2 में से एक नारियल का पेड़ जड़ से उखड़कर गिर गया। ये सिर्फ एक पेड़ का गिरना नहीं था, ये उनके अस्तित्व के आधार का ढहना था। अब उनके पास सिर्फ एक पेड़ बचा था, जो उनकी पूरी आबादी का बोझ उठाने के लिए नाकाफी था। लोगों ने द्वीप छोड़कर जाने का सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने लकड़ी और मलबे से छोटी छोटी नाव बनाने की कोशिश की, लेकिन समंदर की बेरहम लहरों ने उनकी हर कोशिश को नाकाम कर दिया। 10वां साल आते आते द्वीप पर सिर्फ 30 से भी कम लोग बचे थे। उनमें से ज्यादातर बूढ़े और कमजोर थे। उन्होंने अब नए पेड़ लगाने की कोशिश भी छोड़ दी थी, क्योंकि वे जानते थे कि उसका फल देखने के लिए वे जिंदा नहीं रहेंगे। निराशा ने सबको अपनी चपेट में ले लिया था। कुछ लोग चुपचाप बैठकर बस समंदर को देखते रहते और एक दिन उसी समंदर में चलकर खो जाते। एक लंबा सूखा पड़ा और फिर एक के बाद एक तूफान आए। पानी के सारे स्रोत खत्म हो गए। भूख और प्यास से लोग एक एक करके मरने लगे। जो बचे थे वे इतने कमजोर हो चुके थे कि एक दूसरे की लाश को दफना भी नहीं पाते थे। द्वीप पर अब हर तरफ कंकाल और लाशें पड़ी थीं। ये जगह अब किसी जन्नत का टुकड़ा नहीं, बल्कि एक कब्रिस्तान बन चुकी थी, जहां जिंदा लोग भी मुर्दों की तरह जी रहे थे। वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे, बस अपनी मौत का इंतजार करते थे। 11वां साल। द्वीप पर अब सिर्फ एक इंसान जिंदा बचा था, आरव। वही शख्स जिसने पहली बार इस द्वीप को दूरबीन से देखा था। उसके सारे साथी, उसका परिवार, सब उसकी आंखों के सामने खत्म हो चुके थे। वो कमजोर और बूढ़ा हो चुका था। उसके बाल सफेद हो गए थे और उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। वो हर दिन उठता, उस अकेले बचे नारियल के पेड़ को देखता और फिर उन अनगिनत कंकालों को देखता जो कभी उसके अपने हुआ करते थे। एक सुबह उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और उस पहले नन्हे पौधे के पास गया, जो अब एक छोटा कमजोर पेड़ बन चुका था, लेकिन उसमें कभी फल नहीं आया। वो उसके नीचे लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने 11 साल के इस भयानक सफर को याद किया। वो प्लेन का उड़ना, वो धमाका, वो समंदर, वो द्वीप, वो लड़ाइयाँ, वो मौतें, वो छोटी छोटी खुशियाँ और वो कभी न खत्म होने वाला इंतजार। आरव की सांसें धीरे धीरे धीमी पड़ने लगी। उस द्वीप पर आखिरी आवाज भी हमेशा के लिए खामोश हो गई। समय बीतता गया, मौसम बदले, तूफान आए और गए। वो द्वीप कंकालों से भरा एक वीरान टापू बनकर रह गया। वो अकेला नारियल का पेड़ भी कुछ सालों में सूख कर गिर गया। बस वो एक छोटा अधूरा पेड़ उनके संघर्ष के गवाह के तौर पर खड़ा रहा, जो कभी फल नहीं दे पाया। उनकी चीखें, उनकी उम्मीदें, उनका दर्द, सब कुछ उस समंदर की लहरों में और उस द्वीप की रेत में दफन हो गया। वे सब बच गए थे सिर्फ मरने के लिए। उन्होंने 11 साल तक जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी, लेकिन अंत में मौत जीत गई। लगभग 6 महीने साल बाद एक टूरिस्ट बोट रास्ता भटककर उस अनजान द्वीप के पास पहुंचती है। बोट के कैप्टन को दूरबीन से कुछ अजीब सा दिखता है और वो जांच करने के लिए अपने कुछ साथियों के साथ द्वीप पर उतरते हैं। जो दृश्य वे देखते हैं उससे उनकी रूह कांप जाती है। पूरा द्वीप इंसानी कंकालों से भरा पड़ा था। छोटे छोटे अधूरे बने शेल्टर और हर तरफ बिखरी हुई हड्डियां। उन्हें कंकाल के पास एक टूटा हुआ फोन मिलता है, जिसकी पीठ पर खरोच कर कुछ लिखा हुआ था। हम MH370 से हैं। हमने कोशिश की। दुनिया जो उन 234 लोगों को समंदर में डूबा हुआ मानकर भूल चुकी थी, आज उनकी भयानक सच्चाई से रूबरू हो रही थी। और फिर एक खोजकर्ता की नजर उस आखिरी दृश्य पर पड़ती है, जिसने सबके दिलों को चीर कर रख दिया। एक कंकाल का हाथ, जिसकी उंगलियां एक छोटे से सूखे हुए पौधे की टहनी में फंसी हुई थी। वो हाथ जैसे कह रहा था,
हमने हार नहीं मानी थी, हम आखिरी सांस तक लड़े थे। वे उनके कभी न खत्म होने वाले संघर्ष, उनकी अटूट हिम्मत और उनकी सबसे दर्दनाक हार का प्रतीक था। वे 234 लोग प्लेन क्रैश में बच गए थे, लेकिन जिंदगी ने उन्हें एक और भी भयानक मौत दी।